ब्रेक के बाद आपका स्वागत है प्रॉपर्टी प्लस में। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि भारत में किस तरह से हॉलिडे होम्स में फ्रैक्शनल ओनरशिप का ट्रेंड बढ़ा है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के अलावा लोनावला, गोवा, ऊटी, शिमला समेत देश के तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में डेवलपर्स अब फ्रैक्शनल ओनरशिप में एंट्री कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यह एक शानदार वर्टिकल के तौर पर देखा जा रहा है। सेबी के नियम लागू होंगे तो संस्थागत निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। ऐसे में समझना जरूरी है कि दुनिया भर में फ्रैक्शनल ओनरशिप को लेकर किस तरह की प्रैक्टिस है। इसके पॉजिटिव एंगल तो बहुत से दिख रहे हैं, लेकिन क्या जोखिम भी हो सकते हैं? मौजूदा समय में ये कितना बड़ा बाजार है और आने वाले समय में कितना पोटेंशियल रखता है? ऐसी ही तमाम बातों को समझते हैं। हमारे साथ हैं ट्रैक टू रियल्टी के सीईओ रवि सिन्हा। रवि सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि फ्रैक्शनल ओनरशिप भारत में अभी दाखिल हुआ है। जो कंपनियां भारत में फ्रैक्शनल ओनरशिप की सुविधाएं दे रही हैं, उनके दावे हैं कि 18% आईआरआर मिल रहा है। भारत में इसे कितना सफल होते हुए देख रहे हैं? मुझे लगता है ये जो फ्रैक्शनल ओनरशिप को लेकर हाइप क्रिएट किया जा रहा है, ये बहुत ही प्रीमैच्योर है। फ्रैक्शनल ओनरशिप की एंट्री इंडिया में कोई 3-4-5 साल पहले हुई है। और कोई भी नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट जब आता है तो हमें तीन चीजें देखनी होती हैं। पहला ये कि क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रैक्टिस। और तीसरे लेवल पर आता है इन्वेस्टर अवेयरनेस। अनफॉर्चुनेट रियलिटी यह है कि यहां इन्वेस्टर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन आज भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसका तैयार नहीं हुआ है। सेबी ने एक गाइडलाइन की अभी बात की है, कोई ऐसा ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो सेबी के सैंडबॉक्स इन्वेस्टमेंट बास्केट में ये फ्रैक्शनल ओनरशिप जाता है। ना तो ये रिट के बास्केट में है, ना ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बास्केट में है। तो रेगुलेटरी जब प्रैक्टिसेस आपके अभी बहुत लूज हैं और हमें ब्लूप्रिंट देखना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस समय इसकी मिस सेलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अभी हम रिस्क और रिवार्ड रेशियो देखें तो मुझे लगता है इस समय रिस्क रेशियो थोड़ा हायर साइड पे है। थोड़ा समय हमें और देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सेबी इसको किस तरह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाती है, और उसके बाद एक कंक्लूसिव हम कुछ कह पाएंगे कि अगर हम रीट के मुकाबले फ्रैक्शनल ओनरशिप में जा रहे हैं तो हमारे एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के पहले इस वर्टिकल में निवेश को आप जोखिम भरा मान रहे हैं। दुनिया भर में कितना बड़ा बाजार है, कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है दुनिया में, इस वर्टिकल में किस तरह की प्रैक्टिस देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात यह है कि हम ग्लोबल प्रैक्टिस की बात करते हुए हमें यह समझना पड़ेगा कि जो मैच्योर्ड मार्केट्स हैं, यूएस यूके जैसे मार्केट हैं, वहां और हमारे यहाँ एक बेसिक डिफरेंस यह है कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी में रेंटल रिटर्न बहुत कम होते हैं। वहां पे रेंटल रिटर्न्स हायर साइड पे होते हैं और कैपिटल एप्रिसिएशन स्लो होता है। तो हम उस मैच्योर्ड मार्केट से खुद को कंपैरिजन करने की हालत में नहीं है जिस मार्केट में फ्रैक्शनल ओनरशिप बेटर रेंटल रिटर्न 7 से 9% के रेंटल रिटर्न की वजह से आपको कोई 10 से 18% के बीच का रिटर्न दे रहा है। हमारे यहां जो आज तक दावा किया गया है, वो दावा किया गया है कि हम 8-8.5% का रिटर्न अभी जो मार्केट में मिल रहा है लोगों को। अब 8-8.5% का रिटर्न जो है वो बेसिकली रीट से कोई 1-1.5% हायर साइड पे है। लेकिन अभी हमारे को देखना है कि रेगुलेशन फ्रेमवर्क जब तैयार होता है तो इसमें टैक्सेशन का क्या पार्ट होता है। क्या हम ये ल्यूक्रेटिव है, क्या हम एक बेटर ज्यादा रिस्की वेंचर में जा रहे हैं रीट के मुकाबले, तो क्या हमारा रिटर्न भी वैसा है। क्योंकि दो लेवल पे रिटर्न देखा जाता है, एक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन और एक होता है रेंटल रिटर्न। हमारे यहाँ रेंटल रिटर्न हायर साइड पे नहीं है। रही बात कैपिटल एप्रिसिएशन की, तो कैपिटल एप्रिसिएशन फ्रैक्शनल ओनरशिप के एक ओनर को तब मिलता है जब वो प्रोजेक्ट से एग्जिट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि एग्जिट करते समय भी ये कोई रीट लिस्टिंग नहीं है कि शेयर मार्केट की तरह आपने जब चाहा खरीदा और बेचा। आपके एग्जिट करने के लिए कोई नया बायर तैयार भी होना चाहिए। उसके लिए हमारी रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या होगी। तो अभी हम ग्लोबल बेंचमार्क की बात छोड़िए, अभी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत क्लैरिटी की जरूरत है। और रिटर्न की जहां तक बात है, मुझे नहीं लग रहा है कि रिटर्न डबल डिजिट में ये जा सकता है। डबल डिजिट रिटर्न जाने के लिए बहुत इनकरेजिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक रिस्क फैक्टर के साथ आएगा, क्योंकि रीट की तरह रेगुलेटरी मैकेनिज्म अगर फ्रैक्शनल ओनरशिप पे लाया गया तो ये रीट से ज्यादा रिटर्न देने की हालत में मुझे नहीं दिखता है। ठीक है, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिहाज से अगर हम देखें तो फ्रैक्शनल ओनरशिप के बजाय दूसरे स्टेब्लिश
वर्टिकल ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं, जैसे कि रीट की आप बात कर रहे हैं। हमने फ्रैक्शनल ओनरशिप के एक प्रोजेक्ट पर फोकस किया, कई प्रोजेक्ट को स्टडी किया, नया और एक अलग तरह का वर्टिकल बन रहा है। कई गुना कम कीमत में निवेश हो जाता है, वेकेशन के लिए मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, इस्तेमाल नहीं करने पर रेंटल इनकम भी है। तो जाहिर तौर पर सकारात्मक पहलू कई हैं, लेकिन आपने जैसे दूसरे विकल्प का जिक्र किया, इसके और क्या जोखिम हो सकते हैं वो एक बार बताइए। देखिए, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आप ऐसे भी रीट एक बहुत इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है और मुझे नहीं लगता कि वहां के इन्वेस्टर जो हैं वो फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। जो फ्रैक्शनल ओनरशिप टेम्प्ट करेगा वो हॉलिडे होम वाले सेगमेंट को। अब आप हॉलिडे होम वाले सेगमेंट में अगर आप देखें, जो एचएनआईज वगैरह हैं, क्या वो टाइम शेयर के कॉन्सेप्ट पे बहुत जा रहे हैं? नहीं। टाइम शेयर के कॉन्सेप्ट पे आज भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जा रहा है, जिसको कि हॉलिडे के लिए एक अफोर्डेबल बजट में एक एवेन्यू चाहिए। अगर मैंने गोवा में एक प्राइम प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया है, लोनावाला में किया है या कहीं भी हिल स्टेशन पे किया है, मुझे जिस हॉलिडे के सीजन में या जिस ईयर एंड में अपने को उसको अवेल करना है, उस समय फ्रैक्शनल ओनरशिप के जितने भी पार्टनर होंगे सबको उसी समय उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जिस तरीके से टाइम शेयर में लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, ऑफ सीजन में उनको बुकिंग मिलती है, कुछ ऐसा ही यहां पे हॉलिडे होम के फ्रैक्शनल ओनरशिप में भी दिखने को मिलेगा। तो हम इतने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं कि हम रिट के मुकाबले 1% ज्यादा पे फ्रैक्शनल ओनरशिप में क्यों जाएंगे? दूसरा, फ्रैक्शनल ओनरशिप में लॉस के चांसेस हैं। तीसरा, रीट में कोई मेंटेनेंस फी नहीं है। रीट में एक मेंटेनेंस फी नहीं होना बहुत बड़ा यह है। यहां मेंटेनेंस फीस भी है, यहां ब्रोकरेज फीस भी है। तो सबको देखते हुए जब मैं अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता हूं, तो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो बहुत हेवली रिस्क की तरफ है, ना कि रिवार्ड की तरफ है। जब तक सेबी का एक ब्लूप्रिंट नहीं आ जाता है और मार्केट में उस ब्लूप्रिंट के बाद कुछ प्लेयर परफॉर्म नहीं कर देते हैं, तब तक मुझे लगता है कि जो एक एवरेज मिडिल क्लास है उसको फ्रैक्शनल ओनरशिप से फिलहाल थोड़ा दूर रहना चाहिए। रवि सर, एक और चीज कंफर्म करिए कि अगर मान लीजिए कि तमाम फायदे नुकसान के बाद भी अगर कोई फ्रैक्शनल ओनरशिप में निवेश करना चाहता है तो कहां ठीक रहेगा, कमर्शियल या फिर हॉलिडे होम्स? मैं सिर्फ एज एन इन्वेस्टर रिटर्न के एंगल से देख रहा हूं, तो मुझे लगता है उन फ्रैक्शनल ओनरशिप को देखने की जरूरत है जो लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसेज की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसेज का जो ग्रोथ मुझे दिखता है वो इस समय रियल एस्टेट में ना मुझे ऑफिस स्पेसेस का दिखता है, ना मुझे रिटेल का दिखता है, ना मुझे हॉलिडे होम का दिखता है। तो अगर आपने अपना मन बना लिया है कि मुझे फ्रैक्शनल ओनरशिप में इन्वेस्ट करना है, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, तो बेहतर हो कि आप उन प्लेटफॉर्म को देखें जो लॉजिस्टिक्स और हाउसिंग की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी ये समझने वाली बात है कि अगर आप सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिहाज से देख रहे हैं तो इक्विटी, रीट या फिर और भी तमाम वर्टिकल हो सकते हैं जिसमें आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हॉलिडे होम्स में फ्रैक्शनल ओनरशिप एक बेहतर विकल्प हो सकता है। शुरुआत है, दाखिल हुआ है अभी फ्रैक्शनल ओनरशिप, आगे कैसा रिटर्न होगा ये तो देखने वाली बात होगी। जैसा कि रवि जी ने कहा कि बिना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के जोखिम की आशंका बनी हुई है, तो जाहिर तौर पर नियम बनेंगे, आज नहीं तो कल इसमें नोटिफिकेशन आ ही गया है, सेबी ने इसको संज्ञान में ले ही लिया है, तो नियम जल्दी बन सकते हैं। बाकी सबसे अहम बात कि किसी भी निवेश से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर कर लें। बहुत शुक्रिया करेंगे रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।